राज्य में मानसून की सक्रियता में कमी से प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। सीतामढ़ी जिला आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का, जबकि शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। मेघ गर्जन एवं वज्रपात पश्चिम चंपारण एवं बांका जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। प्रदेश की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर तथा पटना के हाथीदह में बढ़ रहा है। पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में घट रहा है। वहीं गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर नीचे था। खगड़िया जिले के बलतारा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर नीचे था। इधर अररिया में परमान नदी के जलस्तर में आज रात 8 बजे तक 44 सेंटीमीटर की कमी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में अल्प वर्षा की स्थिति का सामना कर रहे किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आज पटना में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कृषि कार्य के लिए किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध कराने को कहा। वहीं कृषि कार्य के लिए 12 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अब तक 4 जिलों बक्सर, किशनगंज, भागलपुर और अररिया में सामान्य वर्षा हुई है, जबकि 26 जिलों में सामान्य से कम और 8 जिलों में अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई है। इधर मुख्यमंत्री ने पटना स्थित सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 34 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये अग्निशमन वाहन 5000 लीटर वाटर टैंक क्षमता के हैं। इन वाहनों में 72 प्रकार के उपकरण लगे हैं, जिनका अग्निशमन कर्मी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET स्नातकोत्तर 2023 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। एनटीए ने कहा है कि लगभग 4.5 लाख पंजीकृत उम्मीदवारों ने स्नातकोत्तर के लिए 197 विश्वविद्यालयों में करीब 4600 पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया था। इनमें बिहार के 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 20,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी पटना प्रदेश के 3 जिलों पटना, मधुबनी और रोहतास में अनुबंध के आधार पर अंशकालिक संवाददाताओं PTC को अनुबंधित करने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी समाचार सेवा प्रभाग NSD की वेबसाइट के वैकेंसी सेक्शन से आवेदन पत्र और अन्य जानकारियां डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है www.newsonair.gov.in। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna से भी आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। आकाशवाणी के ईमेल पते airnewspatna2021@gmail.com पर अनुरोध पत्र भेजकर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। बक्सर सदर प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव के 3 बच्चों की गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से बाल श्रम उन्मूलन के लिए जारी अभियान के तहत महेशपुर में एक किराना दुकान में छापेमारी कर 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। खगड़िया जिले के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर वाहन जांच के दौरान महेशपुर पुलिस ने एक ट्रक से 1472 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इधर मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआबाग से पुलिस ने लगभग 200 लीटर देशी शराब बरामद किया है।
भाजपा ने पार्टी नेता विजय कुमार सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाया। गौरतलब है कि 13 जुलाई को पटना में विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज किया था। भाजपा ने दावा किया था कि पुलिस की पिटाई से विजय कुमार सिंह की मौत हुई है। हालांकि पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि भाजपा नेता की मौत लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हृदय और उससे जुड़ी समस्याओं के कारण हुई थी। इधर उच्चतम न्यायालय इस मामले पर 24 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। संसद के दोनों सदनों में आज दूसरे दिन भी मणिपुर हिंसा को लेकर कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य मणिपुर हिंसा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्टीकरण की मांग करने लगे। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से अपनी सीट पर वापस बैठने और सदन की कार्यवाही सुचारू चलने देने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। इसे देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। इधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही अब 24 जुलाई को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। श्री ठाकुर संसद परिसर से बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। श्री ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटनाओं की जांच की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार मणिपुर हिंसा पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की कार्यवाही को बाधित करने के लिए नई मांग कर रहा है। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में बताया कि इस वर्ष जून के अंत तक देश भर में 9,512 पीएमबीजे खोले गए। श्री मांडविया ने कहा कि पूरे देश में जन औषधि केंद्रों से औसतन प्रतिदिन लगभग 10 से 12 लाख लोग दवाएं खरीदते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि मोदी सरकार जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने में सफल रही है। लोकसभा में ये जानकारी देते हुए श्री बघेल ने कहा कि सरकार का अब कोई नया परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव नहीं है और न ही जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कोई नया कानून बनाने जा रही है।